Audiobook Emporium. दोस्तों, रोज बदलती इस दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, मगर कहाँ और कौन भागा रहा है हमें? जवाब है हमारी जरूरतें जो पैसों से पूरी होने वाली हैं। मगर दोस्तों, इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि हम सब के खर्च हमारी आमदनी से आगे निकल गए हैं। आमतौर पर इन खर्चों को पूरा करने के लिए हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। मगर बैंक हमें लोन क्यों दे और किस बेसिस पर? कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बैंक हमारी लोन की रिक्वेस्ट को खारिज कर देता है, मगर क्यों और कैसे? इन सब सवालों का जवाब मौजूद है अपूर्व पारिक की किताब सीक्रेट्स टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर में। लोन मिलने में सिबिल स्कोर के रोल, सिबिल स्कोर के अच्छे और बुरे होने के कारण, इसमें आई गड़बड़ी की वजह और इसको सुधारने के उपाय, इन सब बिंदुओं पर विस्तार से बात करती है ये किताब। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। बैंक से आपके रिश्ते का सही अंदाजा आपको मिलने वाले लोन से लगाया जा सकता है। चाहे आप लोन, क्रेडिट कार्ड या सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हों, आपका क्रेडिट स्कोर आपके सपनों को बना या बिगाड़ दोनों सकता है। एक अच्छा स्कोर कैसे अवसरों के द्वार खोलता है और लो स्कोर कैसे आपकी क्रेडिट लिमिट को इफेक्ट करता है, इसको समझना बेहद ही जरूरी है। तो आइए आज समझते हैं सिबिल स्कोर के मैकेनिज्म को और बढ़ाते हैं बैंक से लोन मिलने की संभावना को। सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर सीक्रेट्स टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर की बुक समरी, जिसे लिखा है श्री अपूर्व पारिक ने। मैं हूँ आरजे शिमाला परवेज। सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। थॉमस जेफरसन कहते हैं, अपने पैसों को तब तक खर्च ना करें जब तक वो आपके पास आ ना जाए। सिबिल क्या है? सिबिल CIBIL यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों और कॉरपोरेट्स के द्वारा लिए गए लोन की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार करती है और फिर उसी बेसिस पर उन्हें स्कोर देती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां करती हैं, जहां लोन देने से जुड़े किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो इन स्कोर्स को ध्यान में रखती हैं। कैसे काम करता है सिबिल? ये लोगों और कॉरपोरेट्स के लोन की जानकारी बैंकों द्वारा लिए गए उनके लोन और क्रेडिट कार्ड के जरिए जुटाता है। ये सारी जानकारियां बैंक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से ली जाती हैं। इसे कब शुरू किया गया? कहाँ है मेन ब्रांच? सिबिल की शुरुआत सन 2000 के अगस्त में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कौन है सिबिल के प्रमोटर्स? शुरुआत में इसके प्रमोटर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, DNB और ट्रांस यूनियन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन थे। बाद में फिर बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, ICICI और सेंट्रल जैसे कई दूसरे बैंक भी शामिल हुए। क्या है सिबिल की मुख्य भूमिका? सिबिल बैंक और वित्तीय संस्थानों की कैसे करता है मदद? लोन के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति हो या कॉरपोरेट, सिबिल उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को बताता है। सिबिल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये बैंक को अप्लाई करने वाले की लोन चुकाने की कैपेसिटी जानने में मदद करता है। मुझे मत बताओ कि तुम किस चीज को महत्व देते हो। मुझे अपने खर्च दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दरअसल किस चीज को महत्व देते हो। जो बिडेन। क्या है क्रेडिट स्कोर? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए जॉर्ज नाम का एक आदमी है जिसे क्रेडिट कार्ड या लोन की जरूरत है। वो इसके लिए बैंक के पास जाता है। यहाँ बैंक ये नहीं जानता कि जॉर्ज वक्त पर लोन की EMI चुका पाएगा या नहीं। इसके लिए बैंक सिबिल से कांटेक्ट करता है, जो कि लोगों और कंपनियों की फाइनेंशियल जानकारी रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास व्यक्ति की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। बैंक जॉर्ज के स्कोर्स और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल से मांगता है। यानी बैंक यहाँ नंबर 1 जॉर्ज के लोन चुकाने की कैपेसिटी, उसके पेमेंट की हिस्ट्री और पैटर्न की पड़ताल करते हैं, जो कि सिबिल स्कोर के जरिए जाना जाता है। 2 सिबिल स्कोर दरअसल 3 अंकों का क्रेडिट स्कोर है, जो एक आदमी के लोन चुकाने की कैपेसिटी के बारे में बताता है। ये लोन देने से पहले रिस्क का अंदाजा लगाने में मदद करता है। ये स्कोर अगर कम है तो रिस्क ज्यादा होता है और अगर स्कोर ज्यादा है तो रिस्क कम। 3
बैंक इसके बाद इस बात की परख भी करता है कि लोन मांगने वाला व्यक्ति वक्त पर लोन को चुका पाएगा या नहीं। 4. सिबिल की रेंज 300 से 900 के बीच होती है। रेटिंग जितनी ज्यादा होती है, लोन लेने वाले को लोन मिलने में उतनी ही आसानी होती है। 5. सभी बैंक, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिबिल के साथ अपना क्रेडिट डेटा शेयर करते हैं। बैंक साइट के जरिए डेटा जुटा सकते हैं, यानी लोन मांगने वाले ने पहले से कितना लोन और क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसका पेमेंट पैटर्न और क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, ये सब सिबिल के जरिए पता चल सकता है। 6. सिबिल की मूल कंपनी ट्रांस यूनियन सिबिल है। इसके पास तकरीबन 600 मिलियन से ज्यादा लोगों और 32 मिलियन बिजनेसेस की जानकारी है। कैसे निकाला जाता है सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर सिबिल रिपोर्ट से लिया जाता है, जो कि एक एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम पर बेस्ड है। दरअसल ये लोन अप्लाई करने वाले की क्रेडिट हिस्ट्री में दिए गए अकाउंट्स का हिसाब होता है, जिसमें लोन चुकाने का पैटर्न, उसमें हुई चूक और दूसरी जरूरी जानकारियां शामिल होती हैं। सिबिल की कैलकुलेशन, वो इस काम के लिए कम से कम 6 महीने के फाइनेंशियल डेटा को लेते हैं। उन्हें लगभग 258 वेरिएबल्स के एल्गोरिदम में फीड किया जाता है, जिनके हर एक वेरिएबल का एक अलग वेटेज होता है। यह आकलन अंत में 3 अंकों के रूप में मिलता है, जो 300 से 900 के बीच होता है। सिबिल स्कोर का एनालिसिस। सिबिल स्कोर आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है, मगर आइए पहले हम 1 के बारे में जानते हैं। 1 सिबिल स्कोर बताता है कि अप्लाई करने वाले के लोन लेने की कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी व्यक्ति ने पहले किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन नहीं लिया है और इसलिए उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है। अगर स्कोर 300 से 600 के बीच में है तो ये दिखाता है कि क्रेडिट देने में रिस्क है। अगर किसी व्यक्ति का स्कोर इस रेंज के बीच में है तो लोन और क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर स्कोर 600 से 750 के बीच है तो इसे स्कोर को मीडियम कैटेगरी का कहा जाता है। बैंक इस रेंज में लोन दे सकता है, लेकिन बैंक यहाँ न केवल अप्लाई करने वाले के स्कोर को दिखाता है बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखता है। वो रिस्क के दूसरे कारणों को भी देखते हैं, मसलन आपके पास परमानेंट रोजगार है या नहीं, इनकम के सोर्सेस क्या हैं और आप बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर क्या दे रहे हैं। लोन चुकाने को लेकर पूरी तसल्ली हो जाने के बाद ही वो आपको लोन देने पर विचार करते हैं। 750 से ज्यादा का स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है। आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास बेहतर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलने के मौके भी होते हैं। जैसा कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और अगर आपका स्कोर 300 के आसपास है तो इस स्कोर को अच्छा नहीं माना जाता, पर यही अगर 900 के आसपास है तो इसे अच्छा माना जाता है। मान लीजिए कि आपका स्कोर 750 के ऊपर है, ऐसे में इसे लोन लेने के लिए एक बेहतर स्कोर माना जाएगा। आपको यहाँ लोन कम इंटरेस्ट रेट पर आसानी से मिल जाता है। सिबिल स्कोर वेटेज। ए, पिछला प्रदर्शन 30%, बी, क्रेडिट मिक्स और समय 25%, सी, लेवरेज 25% एंड डी, अन्य 20%, 20%। ए, पिछला प्रदर्शन आपके स्कोर में 30% की अहमियत रखता है। यहाँ देखा जाता है कि आपने समय पर अपना लोन चुकाया है या नहीं। अगर हाँ, तो ये आपके स्कोर में इजाफा करता है। पेमेंट के दौरान एक छोटी सी चूक भी आपका स्कोर घटा सकती है। अगर आप अपने किसी लोन की EMI या पूरे लोन की पेमेंट करते हुए इसे ना दे पाएं, तो ऐसी सूरत में डिफॉल्टर होने से बचने के लिए आपको एक मिनिमम राशि जरूर भरनी चाहिए। बी, क्रेडिट मिक्स और वक्त पर किए गए रिटर्न का वेटेज आपके स्कोर में 25% की अहमियत रखता है। दोस्तों, यहाँ देखा जाता है कि आपने किस तरह का लोन लिया है, वो सिक्योर्ड है या नहीं। 2 तरह के लोन को एक साथ लेना अच्छा माना जाता है। ये सिबिल स्कोर को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपने सिर्फ 3 से 4 क्रेडिट कार्ड लिए हैं और दूसरा किसी तरह का लोन नहीं है, तो ये आपके स्कोर को कम कर सकता है। अगर कम वक्त में आपने ज्यादा लोन ले लिया है तो ये क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर भी डालता है। वहीं किसी ने 2 से 3 महीनों के अंदर 4 से 5 लोन ले लिए हैं, तो फिर ये उसके लोन की जरूरत को दिखाता है और आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर देता है। सी, सिबिल स्कोर में लिवरेज की अहमियत 25% की होती है।
अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया है या फिर ओवरड्राफ्ट के जरिए ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर डालता है। मान लीजिए आपकी आमदनी आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करा सकती है और आप इस पूरी रकम को लोन के तौर पर ले लेते हैं, तो ये आपके स्कोर को खराब कर सकता है। डी, बाकी दूसरी वजहें वेटेज में 20% की अहमियत रखती हैं। सिबिल दूसरी सभी वजहों के बारे में नहीं बात करता है, मगर यहाँ लोन को लेकर की गई इंक्वायरी भी शामिल होती है। आपने अगर कम वक्त में लोन को लेकर कई बार इंक्वायरी की है, तो ये आपके स्कोर को गिरा सकती है। जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं बच पाया क्योंकि मैंने अपनी गलतियां पहचान दी। सिबिल स्कोर पर असर करने वाली वजहें। सिबिल स्कोर पर कई तरह के पहलू काम करते हैं। 1. क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपने अपना लोन देर से चुकाया है या ईएमआई को लेकर आपसे चूक हो रही है, तो ये आपके स्कोर पर बुरी तरीके से असर डालता है। 2. क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस काफी बढ़ जाता है, तो ये दिखाता है कि आपको अब ज्यादा पैसे लौटाने होंगे। ये भी आपके सिबिल स्कोर पर असर डालता है। 3. क्रेडिट मिक्स के टाइप्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का कॉम्बिनेशन। अगर आपने दोनों तरह के लोन लिए हैं, तो इसका आपके स्कोर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। सिक्योर्ड लोन यानी होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर आप इन दोनों में तालमेल बनाकर रखते हैं, तो इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। 4. एक से ज्यादा बार की गई इंक्वायरी। दोस्तों, लोन को लेकर आपकी एक से ज्यादा बार की गई इंक्वायरी की वजह से भी बैंक आपके कई लोन या क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। बैंक यहाँ सावधानी बरतता है। इसका आपके स्कोर पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है। हारने के डर को जीत के उत्साह से बड़ा ना होने दें। रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, खराब क्रेडिट स्कोर की वजह। 1. बहुत ज्यादा इंक्वायरी। अगर आपने कई बार लोन के लिए अप्लाई किया है और इंक्वायरी की है, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट कर सकता है। यह आपके लोन की जरूरत को दिखाता है। 2. चेक बाउंस। अगर आपके पास से बहुत सारे चेक बाउंस हो गए हैं, तो ये दिखाता है कि आप झूठे वादे करने वाले व्यक्ति हैं और समय पर लोन अदा नहीं करते हैं। 3. इरेगुलर पेमेंट्स। अगर आप लोन देने की तारीख के बाद पेमेंट कर रहे हैं और आपके पेमेंट रेगुलर और सही समय पर नहीं है, तो ये आपके स्कोर पर नेगेटिव रूप से असर करता है। 4. क्रेडिट कार्ड। मान लीजिए कि आपसे क्रेडिट कार्ड के मामले में किसी तरह की कोई डिफॉल्ट हो गई है। मसलन आप तय तारीख पर पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर आपने हाल ही में अपना तय पेमेंट देर से दिया है, या फिर आपने पूरे पैसे का पेमेंट नहीं किया है, उसका सिर्फ एक हिस्सा दिया है, तो इन सब का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा। 5. अनसिक्योर्ड लोन का ज्यादा होना। अगर आपके पास पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन हैं, तो इसका नतीजा लो क्रेडिट स्कोर होगा। अगर आपने बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। 6. गारंटर की चूक। अगर आप कुछ कर्जों में गारंटर हैं और अप्लाई करने वाले ने वक्त पर लोन नहीं दिया है और डिफॉल्टर बन गया है, तो आप भी डिफॉल्टर माने जाएंगे। ये आपके भी क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करेगा। 7. क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल। क्रेडिट लिमिट को लेकर आपका इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालता है। अगर इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालेगा। 8. रिकॉर्ड में गलतियां। मान लीजिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्तर पर रिकॉर्ड के दौरान कोई भूल हो गई है, वो जानकारियों को सही ढंग से अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर रिकॉर्ड में हुई गलती की इस वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। अगर आप अपने पैसों को अपनी गिरफ्त में नहीं रखेंगे, तो ये आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। डेव रैमसे। क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें। 1. अपने सभी लोन, एडवांस और क्रेडिट कार्ड के बिल का समय पर पेमेंट करें। अगर ईएमआई, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के पेमेंट में देरी होती है, तो ये आपके स्कोर पर उल्टा असर डालता है। अगर कोई ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट छूट गया है, तो इसको सुधारने के लिए अपनी सारी बची बैलेंस का पूरा पेमेंट करें।
ECS, PDC जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट मोड का इस्तेमाल करें। ऐसा कई बार होता है कि आप तय तारीख पर पेमेंट करना भूल जाते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको याद रखने में आसानी होती है। ये आपके अकाउंट से खुद ही डेबिट हो जाता है। अगर लोन के लेन देन में धोखाधड़ी, एक्स्ट्रा चार्ज, एनुअल चार्ज या किसी दूसरे चार्ज को लेकर कोई विवाद है तो इसे जल्द से जल्द सुलझा लें। बातचीत से तय हुए अमाउंट का पेमेंट करें। 2. हेल्दी क्रेडिट मिक्स। हमेशा एक हेल्दी क्रेडिट मिक्स रखें। लोन 2 तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन यानी कि होम लोन, ऑटो लोन आदि। अनसिक्योर्ड लोन यानी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, जहां आप बैंक को कोई गारंटी नहीं देते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स हैं तो इसका क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। अपने अनसिक्योर्ड लोन को अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट का 20% ही रखें। अगर आपका वेतन 40,000 रुपए है तो आपकी EMI आपकी कमाई के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20,000 रुपए। अगर लोन के लिए आपकी पूरी EMI 20,000 रुपए है तो कोशिश करें कि EMI या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हर महीने 20,000 रुपए के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अमाउंट 4 से 5,000 तक हो, उससे ज्यादा नहीं। बस कम समय में बहुत ज्यादा लोन ना लें। अगर आप 12 से 16 महीने के अंदर में 3 या 4 लोन ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर 3 या 4 लोन ले रहे हैं तो ये स्कोर को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करता है। 3. क्रेडिट को लेकर बहुत खुश ना रहें। मान लें कि आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आप अपनी लिमिट के 70% से ज्यादा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसे क्रेडिट के प्रति आपकी जरूरतों के रूप में देखा जाएगा। अपने क्रेडिट कार्ड के खर्च को अपनी क्रेडिट लिमिट या महीने के वेतन के 30% से कम रखें। आपकी महीने की EMI आपके वेतन के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिसाल के लिए अगर आपका वेतन 50,000 रुपए प्रति माह है तो कार्ड पेमेंट जोड़कर सारी EMI 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4. नया मॉडरेट क्रेडिट। क्रेडिट के लिए तभी अप्लाई करें जब आपको वाकई इसकी जरूरत हो। जब आपको पैसों की जरूरत हो तभी लोन के लिए अप्लाई करें, वरना ये आपके इंक्वायरी के काउंट को बढ़ा देता है। 5. क्रेडिट कार्ड को ठीक से मैनेज करें। अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड ना लें। अगर आपके पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड हैं तो ठीक है। बहुत से लोग अपने पहले क्रेडिट कार्ड के बचे हुए अमाउंट का पेमेंट करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक गलत आदत है और क्रेडिट कार्ड का मिसयूज है। ये आपके क्रेडिट स्कोर पर असर करता है। अपने क्रेडिट कार्ड के बचे हुए अमाउंट का पूरा पेमेंट किया करें। अगर किसी तरह की मजबूरी ना हो तो मिनिमम अमाउंट देने से बचें। पैसों की कमी हो तो भी कम से कम मिनिमम अमाउंट का पेमेंट जरूर करें, नहीं तो आप डिफॉल्टर माने जाएंगे और आपका स्कोर बुरी तरह इफेक्ट होगा। अगर आपके पास अच्छी पेमेंट हिस्ट्री वाला कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसे अपने साथ जरूर रखें। 5. अलग अलग लोन की मदद से क्रेडिट हिस्ट्री को दोबारा बनाएं। आप FD, बीमा पॉलिसी, गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड, शेयर्स आदि जैसी सिक्योरिटीज के बदले लोन ले सकते हैं। अगर आप समय पर इनका पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर सुधरना शुरू हो जाता है। आप फिक्स डिपॉजिट के बदले भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको ये जल्दी मिल भी जाता है। समय पर इनका पेमेंट करके आप अपना स्कोर फिर से ठीक कर सकते हैं। नंबर 6. देखरेख। अगर आप किसी अकाउंट में गारंटर हैं या किसी के साथ आपका जॉइंट अकाउंट है या ऐसे किसी दस्तावेज पर आपके दस्तखत हैं तो ऐसे में अपने लोन अकाउंट पर ज्यादा ध्यान दें। अगर किसी तरह की कोई देरी या डिफॉल्ट होता है तो यह आपके स्कोर पर असर डाल सकता है। 7. अपने क्रेडिट हिस्ट्री का एनालिसिस करते रहें। आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को वक्त वक्त पर देखते रहना चाहिए। यह आपको लोन के रिजेक्ट होने से बचाता है। सिबिल किसी भी बैंकिंग चैनल पर गए बिना आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखने का ऑप्शन देता है। वो इसे एक छोटे से चार्ज के बदले या कभी कभी मुफ्त में भी आपको मुहैया कराता है। बेहतर होता है कि आप इसे समय समय पर देखते रहें। रेगुलर इंटरवल पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखें। अपने लोन अकाउंट्स में दिख रहे किसी भी डिफरेंस की जांच करें। अकाउंट्स में किसी भी तरह की गलत अमाउंट की जांच करें। किसी भी तरह की कंफ्यूजन होने पर आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ बैंक अपनी जानकारी सिबिल से शेयर करते हैं। बैंक की कंफर्मेशन के बाद ही सिबिल इस जानकारी को अपडेट करता है।
एक तरीका और है जहां आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिबिल से ही अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में पता चल गया। अगर आपको यहाँ किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो आप यहाँ बताए गए तरीकों पर अमल करके इसको सुधार सकते हैं। 1. सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट माई सिबिल पर जाएं और लॉग इन करें। फिर आप डिस्प्यूट टैब पर क्लिक करें। इसमें आपको कई तरह की कैटेगरीज मिलेंगी। जिस ट्रांजैक्शन को लेकर आपको कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड कैटेगरी चुनें। आपको अपना विवरण जैसे कि अपना नाम, पता, पैन नंबर, लोन अकाउंट संख्या बतानी होगी। इसके बाद आपको कंफ्यूजन वाली राशि बतानी होगी। याद रखें, यहाँ सिस्टम सुधारने वाली गलतियों को ही वैलिडेट करेगा। ये तो हुआ एक तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। नंबर 2, आप ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड को अपनी परेशानी के बारे में लिखकर भी भेज सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट से उनका फोन नंबर और पता ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जिंदा होने की किसी को परवाह नहीं है तो अपनी कार के कुछ ईएमआई को छोड़कर देखें। अर्ल विल्सन। क्या क्रेडिट स्कोरिंग में गलती हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट स्कोर में गलती की कई वजह हो सकती हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके क्रेडिट स्कोर में कोई गलती है तो फिर आपको इसे सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैंक आपके लोन और क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। क्रेडिट स्कोरिंग में गलतियों की वजह। 1. नामों को लेकर गलतफहमी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के डेटाबेस में हजारों नाम होते हैं। हो सकता है किसी मामले में एक नाम के 2 लोग हों। इस गलतफहमी की वजह से भी क्रेडिट स्कोरिंग में गलती होती है। ऐसे में अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आपके बारे में गलत जानकारी दे रही है तो आपको इस मामले को सिबिल के पास लेकर जाना चाहिए। वो इसे सुधारने को लेकर जरूरी कदम उठाते हैं। नंबर 2, आदमी की गलती। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिबिल को नोटिस भेजते हैं और ये डेटा सिर्फ वहीं अपडेट किया जाता है। हो सकता है कि जब बैंक डेटा भेजता है तो डेटा डालते वक्त कर्मचारी से कोई गलती हो जाए। मिसाल के तौर पर उन्होंने 30,000 के बजाय 3 लाख टाइप कर दिया हो, या 2 लाख के बजाय उन्होंने एक और 0 टाइप किया है जिससे ये अमाउंट 20 लाख की हो जाए। ऐसे में इन गलतियों का सिबिल स्कोर पर गंभीर असर पड़ता है। नंबर 3, पहचान की चोरी। इसका भी आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपकी जानकारी के बिना किया गया हो और जब तक आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आप इससे अनजान रहते हैं। इससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पर गंभीर असर पड़ता है। इसलिए इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर देखते रहना चाहिए। इस तरह की किसी भी मुश्किल में आप क्रेडिट एजेंसियों के पास जा सकते हैं। पैसा एक भयंकर मालिक है मगर एक शानदार नौकर भी है। पीटी बर्नम। अपना क्रेडिट स्कोर कैसे ठीक करें? दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आपके बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड या लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है। क्रेडिट स्कोर को कम क्यों किया गया है इसके बारे में आप बैंक से पूछ सकते हैं। आप सिबिल रिपोर्ट पर अपने 9 अंकों के कंट्रोल नंबर के लिए भी उनसे दरखास्त कर सकते हैं। कंट्रोल नंबर की मदद से आप सिबिल हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी वहां की वेबसाइट से ली जा सकती है। आप सिबिल रिपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं और उनसे जरूरी जानकारी मांग सकते हैं। बैंक इस मामले में आपकी मदद करता है। अगर बैंक मदद नहीं कर रहा है तो आप बैंक की वेबसाइट पर उनकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 15 दिनों के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए। अगर 15 दिनों के अंदर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल से भी उनकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के समय आपको बैंक की वेबसाइट पर शिकायत की एक कॉपी देनी होती है। आप बैंकिंग लोकपाल से उनकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं या आप अपने नजदीकी ब्रांच में इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है मगर ये आपको बेहतर यादें जरूर देकर जाता है। रोनाल्ड रीगन। सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर कॉन्सेप्ट। सिबिल के कंपोनेंट्स को 6 सेक्शंस में बांटा गया है। ए, सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर। बी, व्यक्तिगत जानकारी। सी, पते से जुड़ी जानकारी। डी, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारी। ई, अकाउंट्स की जानकारी।
F, इंक्वायरी को लेकर जानकारी। आइए इन सब पर डिटेल में चर्चा करें। A, सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर। ये आपको आपके वर्तमान के क्रेडिट स्कोर के बारे में बताता है। स्कोर कस्टमर के बर्ताव के बेसिस पर निकाला जाता है। आमतौर पर ये जानकारी क्रेडिट रिपोर्ट के अकाउंट्स और इंक्वायरी के सेक्शंस में मौजूद होती है। यहाँ अकाउंट्स का मतलब है क्रेडिट या लोन की रिपोर्ट। अकाउंट्स का मतलब यहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड अकाउंट्स नहीं है। ये अकाउंट्स सिबिल के अंदर आते भी नहीं हैं। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, संपत्ति के बदले लोन, पर्सनल लोन, कैश लोन वगैरह मुहैया कराने के बदले बैंक चार्ज करती है। इन जानकारियों को एक तरफ इकट्ठा किया जाता है और देखा जाता है कि लोन लेने वाला इन्हें कैसे चुकाएगा। ये भी देखा जाता है कि लोन वक्त पर या देरी से चुकता तो नहीं हो रहा, कहीं उससे जुड़ा कोई मुद्दा, कोई विवाद या राइट ऑफ या कोई सेटलमेंट तो नहीं। एक व्यक्ति ने एक तय वक्त में कितनी बार लोन के बारे में इंक्वायरी की, ये जानकारी कितने वक्त में और कब कब ली गई, ये सारी जानकारी आपके अकाउंट पर दिखती है। इन्हीं जानकारियों की बेसिस पर आपका क्रेडिट स्कोर आता है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। बैंक 700 से 900 के बीच के स्कोर को ज्यादा अहमियत देती है। कभी कभी 3 अंकों के स्कोर की जगह NA या NH लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, या अगर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री है भी तो उससे जुड़ी मौजूदा जानकारी काफी नहीं है। इसकी एक वजह यह होती है कि क्रेडिट सिस्टम में जानकारियां बिल्कुल नहीं हो, इसलिए भी स्कोर की जगह NA या NH लिखा हुआ आ सकता है। एक वजह ये भी होती है कि अप्लाई करने वाले की ओर से पिछले कुछ सालों में कोई लोन लिया ही ना गया हो। ऐसा स्कोर NA या NH हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के पास एड ऑन क्रेडिट कार्ड हो। मिसाल के लिए फर्ज कीजिए एक व्यक्ति के पास अपना खुद का एक क्रेडिट कार्ड है और उसने अपनी पत्नी के नाम पे भी एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले रखा है। ऐसे में पति या पत्नी की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती है। इस वजह से भी अकाउंट्स NA या NH हो सकता है। तो ये हुआ सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर का पहला भाग। पैसा सिर्फ एक रास्ता है, आप जहां चाहें ये आपको ले जाएगा, मगर ये आपको कभी भी ड्राइवर की जगह नहीं बिठाएगा। एन रैंड। आइए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं असली सिबिल रिपोर्ट पर। ये रिपोर्ट एक व्यक्ति से निकाली गई है। कॉन्फिडेंशियल जानकारी और प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए सेंसिटिव जानकारी यहाँ छिपाई जा रही है। व्यक्ति की प्राइवेसी की रक्षा के लिए आप लाल रंग के बॉक्स और शेड को देख सकते हैं। सिबिल स्कोर और रिपोर्ट के बाद सबसे ऊपर आप कंट्रोल नंबर देख सकते हैं। ये अनोखा नंबर है। अगर आपको किसी खास जानकारी की जरूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सिबिल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल नंबर मिलने के बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे लाल रंग से दिखाया जाता है, क्योंकि इस मामले में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसलिए इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। दोस्तों अगली तारीख ये दिखाती है कि सिबिल रिपोर्ट कब बनाई गई थी। लेन देन, इंक्वायरी या पेमेंट में देरी या डिफॉल्ट के आधार पर सिबिल स्कोर बदलता रहता है, इसलिए तारीख एक अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद सिबिल स्कोर आता है जो 300 से 900 के बीच होता है। 750 से ऊपर का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। एक बढ़िया स्कोर एक अच्छी रेटिंग को दिखाता है। अगर स्कोर कम है तो ये देर से पेमेंट, डिफॉल्ट, ज्यादा बार की गई इंक्वायरी जैसी वजहों को दिखाता है। अगर सिबिल स्कोर कम है तो डिफॉल्ट की संभावना ज्यादा हो सकती है, इसलिए बैंक कम स्कोर वाले किसी भी लोन को एक्सेप्ट करने से पहले काफी सावधानी बरतता है। एक बैंक कम स्कोर होने के बावजूद आपको लोन के लिए कॉल कर सकता है, क्योंकि ऐसे कई मामले होते हैं जहां कस्टमर गलत नहीं होता है। डेटा के गलत अपडेशन के बावजूद बैंक इस डेविएशन के साथ जा सकता है। अगर स्कोर 650 से नीचे भी है तो बैंक लोन एक्सेप्ट कर सकता है, मगर यहाँ उसे रिस्क उठाना होगा। बैंक को ऐसे में किसी बड़े अधिकारी के अप्रूवल की जरूरत होगी। यहाँ 650 से नीचे के स्कोर का ये मतलब नहीं है कि किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है या भरोसे से खिलवाड़ हुआ है। ये सही और असली वजह भी हो सकती है। हो सकता है कस्टमर ईमानदार हो, जो कि सिबिल रिपोर्ट में दिखाई ना दे रहा हो। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां स्कोर 800 से ऊपर हो, मगर बैंक किसी वजह से लोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर स्कोर 800 से ऊपर है तो ऐसा माना जाता है कि कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री बेहद अच्छी है।
दोस्ती पैसे की तरह है, कमाना संभालने से ज्यादा आसान है। सैमुअल बटलर। पर्सनल, पता और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी जानकारी। सिबिल का अगला पार्ट पर्सनल जानकारी है। क्योंकि ये एक व्यक्ति की रिपोर्ट है, इसलिए यही सिबिल में दिखाई भी देती है। इसे लोन देने वाले सिबिल में अपलोड करते हैं। पर्सनल जानकारी यानी नाम, जन्म की तारीख, लिंग, आईडी की जानकारी जिसमें पैन या पासपोर्ट शामिल है, लोन देने वालों से इकट्ठी की जाती है। जानकारी में नाम, जन्म की तारीख, लिंग, पैन नंबर शामिल होते हैं। पैन में उसका नंबर और उससे जुड़ी जानकारी। जब वोटर कार्ड जमा किया जाता है तो उसका नंबर, फिर दूसरी आईडी में उसका नंबर, जारी करने की तारीख और एक्सपायरी तारीख शामिल होती है। इन सभी को एक साथ लेकर बैंक कस्टमर की आईडी से जुड़ी जानकारी को क्रॉस चेक करती है। ये जानकारी दूसरे लोन देने वालों के द्वारा दी जाती है ताकि सब में समानता बनाई रखी जा सके और ये सारी जानकारी पर्सनल जानकारी के अंदर आती हैं। पते की जानकारी। ए, नया और पुराना पता। इसे आगे घर, आधिकारिक, परमानेंट और टेम्पररी पते में बांटा गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 4 पते दे सकते हैं। बी, ईमेल। सी, मोबाइल नंबर। डी, टेलीफोन नंबर। आप ऊपर की सिबिल रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 4 पते बताए गए हैं। कैटेगरी का भी जिक्र किया गया है, यानी घर का पता या ऑफिस का पता। साथ ही रिपोर्टिंग डेट भी लिखी गई है, जिससे पता चलता है कि ये कब लिखा गया था। अगर इसे हाल ही में लिखा गया है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि अप्लाई करने वाले के पास उसका अपडेटेड पता हो। यहाँ दी गई सिबिल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 4 नंबर नोट किए गए हैं और एक ईमेल एड्रेस भी है। रोजगार से जुड़ी जानकारी। यहाँ देखा जाता है कि लोन अप्लाई करने वाला क्या करता है और अप्लाई करने के वक्त उसकी इनकम क्या है। जानकारी तभी दी जाती है जब अप्लाई करने वाले ने लोन देने वाले को अपना डेटा दिया हो और लोन देने वाले ने भी सिबिल को इसकी जानकारी दी हो। अब सिबिल रिपोर्ट में रोजगार से जुड़ी जानकारी को समझें। यहाँ अकाउंट्स के टाइप को बताया जाता है, रिपोर्ट करने की तारीख भी बताई जाती है, ये भी कि लोन मिलने के समय क्या बिजनेस लिखवाया गया था। अगर लोन देने वाले ने लोन लेने वाले की इनकम और उससे जुड़ी जानकारी दी होगी तो ये सिबिल रिपोर्ट में दिखाई देगा। मैं आपको वॉल स्ट्रीट पर अमीर होने के राज बताऊंगा। जब दूसरे डरते हैं तो आप लालची हो जाते हैं और जब दूसरे लालची होते हैं तो आप डर जाते हैं। वॉरेन बफेट। अकाउंट से जुड़ी जानकारी। चलिए अब सिबिल रिपोर्ट के 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अकाउंट्स की जानकारी होती है और ये सिबिल रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है। ये बेहद जरूरी है क्योंकि लोन देने वालों ने क्या फैसला लिया उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, मगर जो चीज बेहद जरूरी है वो है अकाउंट्स में मौजूद जानकारी। इसलिए अकाउंट्स में लोन लेने वालों द्वारा लिए गए सभी लोन और क्रेडिट कार्ड का एक स्नैपशॉट होता है। ये न सिर्फ नई खबर बताता है बल्कि पिछले 36 महीनों की जानकारी भी देता है। ये सिबिल रिपोर्ट का सबसे बढ़िया हिस्सा है क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा लिए गए लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ बता देता है, यानी पिछले 36 महीनों का सारा रिकॉर्ड, और वो भी हर महीने। ये संस्थान के नाम के बारे में भी बताता है जिसे लोन लेने वाले ने क्रेडिट लिया था। सिबिल के पास क्रेडिट का टाइप जैसे होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी मौजूद होती है। ये अकाउंट होल्डर के बारे में भी जानकारी देता है, जैसे ये किसी अकेले व्यक्ति ने लिया है या 2 लोगों ने मिलकर लिया है। लोन अकाउंट्स कब खोला गया था इसका ब्यौरा। लोन की अमाउंट क्या थी, लोन लेने वाले के द्वारा किए गए अंतिम पेमेंट की तारीख, कितनी अमाउंट बची हुई है, क्या इस अकाउंट्स में किसी तरह की अमाउंट बाकी है, तय तारीख यानी डीपीडी को कितने दिन बीत गए। इन सारी जानकारियों का जिक्र रिपोर्ट में मौजूद होता है। मान लीजिए अकाउंट्स में किस तरह की कोई गड़बड़ है तो उससे आगाह करने की जरूरत है। बाद में उस पर आपत्ति जताने के बाद उसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है। इसे रिपोर्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन ये फैसला लोन देने वाले बैंक पर निर्भर करता है। लोन अकाउंट्स की स्थिति। रिटर्न ऑफ। ये एक ऐसा मामला है जहां बैंक ने लोन को ये कहते हुए राइट ऑफ कर दिया है कि इसे वसूला नहीं जा सकता। इसलिए अगर इस प्रकार के कस्टमर बैंक से कांटेक्ट करते हैं तो उस दौरान वो बहुत सावधान रुख अपनाते हैं। सेटलमेंट।
अगर किसी कस्टमर ने पहले भी बैंक से पेमेंट लिया है और बैंक को इसमें घाटा हुआ है तो बैंक सावधान रहता है। मुकदमा दायर करना। मुकदमे तभी होते हैं जब कस्टमर चीजों को बेहतर ढंग से नहीं चला पाता है, इसलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। इन सभी बातों से कस्टमर की क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी का पता चलता है। अगर कस्टमर कभी डिफॉल्टर रहा है तो हमें ये सारी जानकारी पता चल जाती है। आइए अब हम मेन रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। ये जानकारी अकाउंट से जुड़ी हुई है। यहाँ कस्टमर ने HDFC बैंक से लोन लिया है। लोन 2 व्हीलर के लिए लिया गया है। यहाँ अकाउंट संख्या दी हुई होती है और ओनरशिप के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ ये किसी अकेले के नाम पर है। अब तक की बची हुई राशि का भी एक कॉलम है, मगर यहाँ लोन या तो चुका दिया गया है या फिर बंद है, इसलिए इसका जिक्र नहीं मिलता। अगर करंट रेशियो अप्रूव लोन से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट है। इसे तब देखा जा सकता है अगर लोन देने वाले ने सिबिल को इंटरेस्ट रेट, पेमेंट की अवधि और पेमेंट की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी दे दी हो। अकाउंट खोलने की तारीख और लोन देने की तारीख। मान लीजिए कि एक लोन अभी हाल ही में चुकाया गया है और उसके बाद भी आप दूसरे लोन के लिए जा रहे हैं, तो इससे बैंक को आपकी लोन की जरूरत दिखती है। सिबिल पिछले 36 महीनों के पेमेंट हिस्ट्री की जानकारी भी देता है। इस रिपोर्ट में नंबर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि कस्टमर ने रेगुलर रूप से अपनी EMI का पेमेंट किया है। अगर 0 की जगह कोई दूसरा नंबर है तो ये DPD को दिखाता है, यानी उन दिनों की संख्या जिनमें पेमेंट में देरी हुई है। अगर ये 70, 80 या 90 दिन से होल्ड पर है तो उस दिन को भी नोट किया जाएगा। अगर दिन 90 दिनों के बराबर या उससे ज्यादा हैं तो अकाउंट्स NPA घोषित हो जाता है। इसलिए पेमेंट हिस्ट्री एक जरूरी डेटा है जिसे हर बैंक देखता है। 1 या 2 दिन की देरी आमतौर पर हो सकती है, लेकिन अगर DPD 30 या 40 दिन की हो तो इसका मतलब है कि लोन अकाउंट को लेकर दिक्कत है। इसका मतलब ये भी है कि लोन लेने वाले के पास पैसे नहीं हैं। STD, SMA, SUB, DBT और LSS जैसे अलग अलग मामलों में शर्तों का जिक्र किया जाता है। STD यानी स्टैंडर्ड अकाउंट, SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट, सब स्टैंडर्ड, DBT डाउटफुल एसेट, LSS लॉस एसेट। अगर अकाउंट स्टैंडर्ड है तो इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट सब, DBT या LSS हो तो फिर रिपोर्ट में इसका जिक्र किया जाता है। यहाँ क्योंकि सब कुछ ठीक है इसलिए इसका जिक्र नहीं किया गया है। कभी कभी रिपोर्ट में कोलैटरल का भी जिक्र होता है और ये भी कि वो किस तरह का है। डिफॉल्ट स्थिति का भी जिक्र होता है, जैसे मुकदमा या विलफुल डिफॉल्टर। यहाँ उस व्यक्ति के खिलाफ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुकदमा दायर करती है और इसलिए इसे रिपोर्ट में फ्लैग किया जाता है। अगर पेमेंट में डिफॉल्ट जानबूझकर की गई है तो मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास लोन का पेमेंट करने के जरिए तो हैं, मगर फिर भी वो इसे नहीं दे रहा है। इससे व्यक्ति की ईमानदारी का पता चलता है। राइट ऑफ स्टेटस, इसका मतलब है कि इस कस्टमर की वजह से बैंक को नुकसान उठाना पड़ा है। अगर ये साबित होता है तो ये दूसरे सभी बैंकों के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर वो इस कस्टमर को लोन देते हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अकाउंट्स के राइट ऑफ होने की जानकारी भी इस रिपोर्ट में होती है। सेटलमेंट अकाउंट, किसी मामले में अगर कस्टमर ने 50 लाख रुपए लोन लिए हैं मगर चुकाते वक्त उसके पास केवल 15 लाख रुपए हैं, तब बैंक OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट का चुनाव कर सकता है। बैंक जानता है कि उन्हें पूरी अमाउंट नहीं मिलने वाली और कस्टमर जितना भी पेमेंट करने को तैयार है उसे लिया जा सकता है। कस्टमर को भी फायदा होता है क्योंकि लोन राशि आमतौर पर कम तय की जाती है। सिविल रिपोर्ट में इस बात की जानकारी होती है कि लोन लेने वाले का बर्ताव कैसा रहा है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं, वो फाइनेंशियली ओबीडियंट है या नहीं। इन सभी चीजों को यहाँ देखा जाता है। कनॉल डेज में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इंटरेस्ट देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अकाउंट्स की जानकारी। फर्ज कीजिए एक कस्टमर ने ICICI बैंक से हाउसिंग लोन लिया है। यहाँ उसकी अकाउंट नंबर और उसके मालिक का नाम देखा जाता है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर जॉइंट। यहाँ सारी जानकारी होती है, जैसे अकाउंट कब खोला गया, कब बंद किया गया, बचा हुआ अमाउंट क्या है, पिछली दी हुई पेमेंट क्या है, पेमेंट की तारीख क्या है, वगैरह वगैरह।
क्रेडिट लिमिट की पेमेंट और ईएमआई जैसी जानकारी भी दी जाती है। बैंक के लिए सबसे अहम है पेमेंट हिस्ट्री को देखना। इस मामले में पेमेंट रेगुलर रूप से किया गया है, मगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2010 में पेमेंट में 50 दिन की देरी दिख रही है, तो ऐसे में अकाउंट्स खुद ब खुद नियमित हो जाते हैं। यहाँ इस मामले में कोई डिफॉल्ट नहीं है और अकाउंट को बंद कर दिया गया है। अगर कस्टमर ने पहले कोई डिफॉल्ट की है या कोई मुकदमा दायर किया है, अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया गया है या सेटल कर दिया गया है, तो ये आपकी रिपोर्ट में दिखता है। अगर इस मामले में किसी तरह की डिफॉल्ट होती है तो बैंकर को पता चल जाता है कि कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर कितना परेशान है या उसने नियमों का कितना पालन किया है, ये सब यहाँ दिखता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप कितना पैसा बचाते हैं, आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक संभाल के रख पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी। क्रेडिट हंगर जानने के लिए इंक्वायरी की जानकारी। सिबिल रिपोर्ट का अगला पार्ट इंक्वायरी करके जानकारी जुटाना है। यहाँ देखा जाता है कि व्यक्ति लोन के लिए कितना जरूरतमंद है। सिबिल से पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने बैंक लोन के लिए कहां और किस तारीख को कांटेक्ट किया था। ये बैंक के नाम और लोन के लिए की गई इंक्वायरी की तारीख को भी दिखाता है। इसमें ये भी शामिल होता है कि इंक्वायरी किस इरादे से और कितनी अमाउंट के लिए की गई थी। मान लीजिए कि लोन के लिए कम ही समय में किसी ने कई बार इंक्वायरी की है। इससे पता चलता है कि कस्टमर क्रेडिट को लेकर कितना जल्दबाजी में है। इसका सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर पर भी असर पड़ता है। लोन की सख्त जरूरत है, यानी बैंक के लिए ये लोन रिस्क भरा हो सकता है। कम ही समय में बहुत लोन या अनसिक्योर्ड लोन हो जाने से कैश की कमी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आगे पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए और अंत में लोन अकाउंट्स एक एनपीए बन जाए। अगर कम समय में कस्टमर ने कई बैंकों से कांटेक्ट किया, उसके बाद भी बैंक ने कस्टमर को लोन नहीं दिया है, तो ये एक इशारा हो सकता है। बैंक को ऐसे में ध्यान देना चाहिए क्योंकि बाकी बैंक ने लोन एक्सेप्ट नहीं किया है। बैंकर जो सिबिल रिपोर्ट देखता है उसे इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अमीर लोगों के पास छोटे टीवी और बड़ी लाइब्रेरी होती है, वहीं गरीब लोगों के पास छोटी लाइब्रेरी और बड़े टीवी होते हैं। जिगलर। संपत्ति का कैटेगराइजेशन डेज पास्ट ड्यू डीपीडी की रिपोर्ट के आधार पर। दोस्तों, इसके बाद हमें सिबिल रिपोर्ट में इस्तेमाल हो रहे शब्दों और कीवर्ड्स को समझना होगा। इसे सिबिल की वेबसाइट से ही लिया गया है। मैं इसे आपको बारी बारी से समझाऊंगी। पहला है एसेट क्लासिफिकेशन। अगर किसी ने लोन लिया है और रेगुलर रूप से ईएमआई का पेमेंट करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट रेगुलर नहीं है और कस्टमर तय तारीख के बाद पेमेंट कर रहा है तो ये डीपीडी है, यानी डेज पास्ट ड्यू। मिसाल के तौर पर अगर लोन की ईएमआई हर महीने की पहली तारीख को चुकानी है, लेकिन कस्टमर इसे 10 तारीख को सेटल कर रहा है, तो बकाया दिन 9 दिन का होता है। इस तरह अगर ये 60 या 75 दिनों तक चलता है तो ये दिखाता है कि लोन लेने वाला तय तारीख पर पेमेंट नहीं कर रहा है और एक संभावना है कि लोन एनपीए में बदल जाएगा। डीपीडी यानी तय तारीख से ज्यादा दिनों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए अगर पेमेंट 1 जनवरी को किया जाना है और पेमेंट 11 तारीख को किया जा रहा है तो ये डीपीडी को 10 दिनों के रूप में दी गई संख्या है, जो देर से पेमेंट या तय तारीख से 10 दिनों के बाद होती है। अगर पेमेंट 75 दिनों के बाद की जाती है तो ये 75 दिनों की डीपीडी दिखाता है। लेकिन जब 90 दिनों की बात आती है तो आरबीआई के नॉर्म्स तस्वीर में आ जाते हैं, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि अगर पिछले 90 दिनों से प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया है तो उस अकाउंट को एनपीए की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर लगातार 90 दिनों तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाता है तो 91वें दिन स्टेटमेंट को एनपीए के रूप में डाल दिया जाता है। अगर लोन अकाउंट्स एनपीए बन गया है तो इसे सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। एसेट क्लासिफिकेशन। डीपीडी तय दिन बीत चुके हैं। एसटीडी 90 दिनों के भीतर। एसएमए सब स्टैंडर्ड स्तर की ओर बढ़ रहा है। एसयूबी सब स्टैंडर्ड एसेट। डीबीटी डाउटफुल एसेट, एसेट जहां अकाउंट्स 12 महीनों से ज्यादा समय से सब स्टैंडर्ड बने हुए हैं। एलएसएस नुकसान होने पे। एसटीडी
स्टैंडर्ड एसेट वो लोन अकाउंट्स हैं जहां इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 90 दिनों के भीतर लौटाया जाता है। SMA अगर लोन या एडवांस अकाउंट्स हैं तो पिछले 60 या 75 दिनों के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, फिर ये अकाउंट्स सब स्टैंडर्ड हो जाता है। सब यहाँ जब अकाउंट्स NPA बन जाता है या जब पिछले 90 दिनों का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है तो ऐसे में अकाउंट्स को सब स्टैंडर्ड माना जाता है। यहाँ पेमेंट 90 दिनों के बाद किया जाता है। DBT डाउटफुल एसेट्स वो अकाउंट्स हैं जहाँ बैंक नुकसान की उम्मीद कर रहा है। यहाँ अकाउंट्स 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहते हैं। LSS ये वो अकाउंट्स हैं जहाँ पैसों के लौटने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है, नुकसान हो चुका है और इसकी पहचान कर ली गई है। मैं बहुत पैसों के साथ एक गरीब की जिंदगी जीना चाहता हूँ। पब्लो पिकासो। अकाउंट्स यहाँ केवल लोन और लोन की सुविधा शामिल होती है, जैसे होम लोन, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह। इसमें दूसरे अकाउंट्स नहीं होते, जैसे सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि। और क्योंकि इन पे किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, इनकी रिपोर्ट भी तैयार नहीं की जाती है। वास्तविक पेमेंट राशि EMI अमाउंट की तुलना में असल से कम अमाउंट ज्यादा हो सकती है। ये वो अमाउंट है जो लोन देने वाले को EMI के अलावा दी जाती है। ओवरड्यू ये वो अमाउंट है जो लोन लेने वाले के द्वारा पेमेंट नहीं की जाती है। मान लीजिए कि हर महीने की EMI 5,000 रुपए चुकानी है, लेकिन अगर उसने 4,000 रुपए का पेमेंट किया है तो 1,000 रुपए बकाया है। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट भी शामिल होती है। नकद सीमा ये खास तौर से क्रेडिट कार्ड पर लागू होती है। क्रेडिट कार्ड में एक तय लिमिट तक कैश निकालने का नियम है। ये वो लिमिट है जिसे क्रेडिट कार्ड से निकालने की इजाजत होती है। बंद लोन अकाउंट्स हो सकता है कि आपने लोन का पेमेंट बंद कर दिया हो। ये भी मुमकिन है कि आपने राशि का पेमेंट नहीं किया और ये NPA बन गया हो। कुछ समय बाद बैंक ने नोट किया कि ये रिकॉर्ड उनको रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बैंक ने इसे राइट ऑफ और सेटल अकाउंट्स के रूप में दर्ज किया है। ऐसे में ये लोन सही रूप से अमाउंट का पेमेंट करके बंद कर दिया जाता है या राइट ऑफ कर दिया जाता है। CN कंट्रोल नंबर। शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कंट्रोल नंबर एक रिपोर्ट नंबर होता है। अगर किसी मामले में बहुत जरूरी हो तो इस नंबर की मदद से बात की जा सकती है। कोलैटरल ये लोन देने वाले को दी जाने वाली अलग से सिक्योरिटी है ताकि वो डिफॉल्ट होने की स्थिति में खुद को सिक्योर्ड रख सके। लोन देने वाला पैसे की वसूली कर सकता है और लोन अकाउंट्स बंद कर सकता है। कोलैटरल शेयर सोना या प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, मगर ये बिकने लायक होना चाहिए। खेती की जमीन को बैंक कोलैटरल नहीं मानता है। हर कोलैटरल बैंकों की अपनी शर्तें, रेस्ट्रिक्शंस और वैल्यूएशन का अपना अलग अलग तरीका होता है। क्रेडिट लिमिट ये क्रेडिट कार्ड, CC और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं पर लागू होता है। ये उस अमाउंट को दिखाता है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट है और आप उस लिमिट का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आप 5,000 और पूरी अमाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रेडिट सीमा की अमाउंट को दिखाता है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। बचा हुआ अमाउंट ये वो अमाउंट है जो आप पर अभी भी किसी विशेष क्रेडिट सुविधा के कारण बाकी बची है। मान लीजिए कि 10 लाख की एक क्रेडिट सीमा है और आपने अब तक 6 लाख रुपए निकाले हैं, तो बाकी बची अमाउंट 6 लाख हुई और आपको केवल 6 लाख रुपए का पेमेंट करना है। आपका पेमेंट प्राप्त होने के बाद सिबिल के साथ जानकारी अपडेट करने में लगभग 30 से 45 दिन लगेंगे। DPD डेज पास्ट ड्यू। हालांकि हम पहले भी इसे पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे अभी और समझने की ज़रूरत है। ये हमारी रिपोर्ट के अकाउंट्स फॉर्मेशन सेक्शन में दिखाई देता है। ये दिखाता है कि असल तारीख से पेमेंट में कितने दिनों की देरी हुई है। अगर 0 या 000 या STD के अलावा कुछ भी है तो DPD माना जाता है। ये दिखाता है कि देरी हो रही है और बैंकर इसे बहुत गंभीरता से लेने जा रहे हैं। अकाउंट्स स्पेशल मेंशन अकाउंट बन जाता है। ये सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या हानि वाली संपत्ति हो सकती है। ये ऐसे मामले हैं जहां बैंक बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं देखता। ये DPD जानकारी पिछले 36 महीनों की होती है। कभी कभी DBT में XXX भी दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि बैंक सिबिल को अकाउंट्स की रिपोर्ट नहीं भेजता है।
ये हर महीने की जाने वाली पेमेंट होती है, वो ईएमआई जो लोन लेने वाले को हर महीने लोन देने वाले को देनी होती है। इंक्वायरी, इसकी चर्चा पिछले चैप्टर्स में की जा चुकी है। जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अलग अलग बैंकों में जाते हैं तो इंक्वायरी सेक्शन अपडेट हो जाता है। बैंक आपका सिबिल की मदद से आपका प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के बाद ही आपको जारी करता है। सिबिल रिपोर्ट में बैंक का नाम, राशि, लोन का उद्देश्य और इंक्वायरी की तारीख जैसी सभी जरूरी जानकारी होती है। अगर कम समय में ही बहुत ज्यादा बार इंक्वायरी हुई है तो ये दिखाता है कि आपको क्रेडिट की कितनी जरूरत है। हाई क्रेडिट, ये क्रेडिट कार्ड और फैसिलिटीज पर लागू होता है। मिसाल के लिए लिमिट 5 लाख रुपए के लिए है और आमतौर पर आप 3 लाख का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी आप ज्यादा से ज्यादा 4,70,000 रुपए तक गए हैं। यहाँ क्रेडिट लिमिट 4,70,000 रुपए हो जाती है, तो आपके द्वारा अब तक इस्तेमाल की गई सबसे ज्यादा अमाउंट है। आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता है, बल्कि आपके खर्च करने का रवैया आपको अमीर बनाता है। चार्ल्स जाफ। दोस्तों, सिबिल को समझते हुए आपको रीस्ट्रक्चर शब्द के बारे में जानने को मिलता है। रीस्ट्रक्चर लोन देने वाला अलग अलग शर्तों की पेशकश करके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। वो लोन की मियाद बढ़ा सकता है या इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है, लेकिन लोन अगर वर्किंग कैपिटल के लिए है तो इंटरेस्ट हर साल बदल जाता है। ये लोन की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन सरकार द्वारा मान्य। दोस्तों, कुछ तय परिस्थितियां होती हैं जहां सरकार खास डायरेक्शंस के साथ आती है। लोन देने वाले बैंक सरकारी आदेश के अनुसार लोन को रीस्ट्रक्चर करते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए आइए हम कोविड-19 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसने लोगों, ग्रुप्स और खासकर कामकाजी लोगों को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सरकार ने इसमें दखल दी और आरबीआई से कहकर सभी को 3 महीने की मोहलत दिलवाने की बात कही। इसके अलावा इसे डिफॉल्ट या एनपीए भी नहीं माना जाएगा। इस मामले में लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया। इसमें सरकारी आदेश होने के कारण डिफॉल्ट करने वाले को डिफॉल्ट के रूप में नहीं देखा जाएगा। उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया। WO, मान लीजिए बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया और लोन लेने वाला ईएमआई नहीं चुका पा रहा है या मेन लोन भी नहीं चुका पा रहा है। बैंक ने भी कई तरह से कोशिश की, मगर फिर भी लोन लेने वाला लोन नहीं चुका पाता, तो वो ऐसे अकाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी राशि अब वसूल नहीं की जा सकती है। वो सेटल हो चुके हैं। लोन का पेमेंट करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। लोन देने वाला और लोन लेने वाला दोनों एक अमाउंट तय कर उसे सेटल करने पर राजी हो जाते हैं, जो कि आमतौर पर मेन अमाउंट से कम होती है। यहाँ बैंकर को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी एक अमाउंट पेमेंट के तौर पर ले लिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ कुछ भी वसूल नहीं होने वाला था वहाँ कुछ तो अमाउंट मिलेगी। इसके बाद अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। पोस्ट सेटलमेंट राशि WO, जब तक अकाउंट स्टैंडर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला जाता है, किसी तरह के पेमेंट के आने की संभावना खत्म होने लग जाती है। इसके बाद इसे एक डाउटफुल एसेट मानकर इसको डाउनग्रेड कर दिया जाता है। बैंक के लिए इसे नुकसान माना जाता है और इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन अकाउंट्स को राइट ऑफ करने का ये मतलब नहीं है कि बैंक अब आपसे अपनी अमाउंट नहीं मांगेगा। अकाउंट्स बेचना, यहाँ अकाउंट्स किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया जाता है। अकाउंट्स की खरीद, जब अकाउंट एक बैंक दूसरे बैंक को बेच देता है तो दूसरे बैंक के लिए ये मेन लोन देने वाले से खरीदा जाता है। अकाउंट्स खरीदना और सेटल करना, ये एक खास लोन अकाउंट होता है जिसे किसी दूसरे फाइनेंशियल संस्थान ने खरीद लिया हो। खरीदने वाला बैंक जानता है कि ये परेशानियों से भरा हुआ अकाउंट है। दोनों समस्या के निपटारे के लिए एक तय अमाउंट पर राजी हो जाते हैं। अकाउंट्स खरीदना और राइट ऑफ करना, ये किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा खरीदा गया एक खास अकाउंट होता है जिसे बाद में राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ करके अकाउंट्स को बेच देना, बैंक जब ये मान लेता है कि अब पैसे नहीं वसूल किए जा सकते तो इसे राइट ऑफ करके किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। छोटे खर्चों से सावधान रहें। एक छोटा छेद भी एक बड़े जहाज को डुबा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओनरशिप,
ये दिखाता है कि लोन, एडवांस या क्रेडिट कार्ड अमाउंट का पेमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए 4 तरह की ओनरशिप की बात की गई है: सिंगल, जॉइंट, ऑथोराइज्ड और गारंटर। सिंगल वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है और केवल वो ही लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार है। जॉइंट, यहाँ लोन अकाउंट्स के पेमेंट की जिम्मेदारी 2 व्यक्ति की होती है। ये दोनों व्यक्तियों की क्रेडिट रिपोर्ट में भी दिखता है। ऑथोराइज्ड यूजर, जब किसी व्यक्ति के पास एड ऑन क्रेडिट कार्ड होता है तो ये क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देता है। यहाँ लोन देने वाले को पता है कि वो व्यक्ति उस खास अकाउंट्स पर तय अमाउंट का पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। गारंटर, गारंटर वो व्यक्ति है जिसने ये गारंटी दी हो कि जिस व्यक्ति का वो गारंटर है, अगर वो लोन का पेमेंट नहीं करता है तो वो खुद लोन का पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होगा। अप्लाई करने वाले ने पेमेंट नहीं किए जाने पर गारंटर ने लोन का पेमेंट करने की जिम्मेदारी ली है। चुकाने का समय, ये आपके लोन चुकाने का समय बताता है। अगर महीने की पेमेंट साइकिल 120 महीने है जो 10 वर्ष है, तो ये लोन के समय को सही ढंग से समझने के लिए पेमेंट करने की अंतिम तारीख है। स्वीकृत राशि, ये वो अमाउंट है जो एक्सेप्ट होती है फिर दी जाती है। इसका इस्तेमाल कार्ड, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के अलावा दूसरे खातों के लिए किया जाता है। सेटलमेंट अकाउंट्स, ये उस समय सामने आता है जब लोन को लेकर किसी तरह का कोई विवाद हो। जब खरीदार ने डिफॉल्ट की हो तो बैंक कानूनी कार्यवाही करता है। उन्होंने किस अमाउंट को लेकर समझौता किया है, बची हुई से कम पेमेंट क्या होगी, इस पर बातचीत होती है। अगर 5 लाख रुपए की बची हुई पेमेंट है और पेमेंट 3 लाख रुपए पर बात तय की गई है, ऐसे में बैंक को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ जिसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। मुकदमा करना या इरादतन पेमेंट में चूक करना, ये संभव है कि लोन देने वाले ने तय पेमेंट के ना मिलने पर मुकदमा दायर किया हो। भारतीय रिजर्व बैंक की एक खास रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटी को तब पूरा करना होता है। ए, कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता। अगर आपने डिफॉल्ट की है और बैंक ने मुकदमा दायर नहीं किया है, उस स्थिति में दायर कोई मुकदमा आपके क्रेडिट हिस्ट्री में नहीं दिखेगा। बी, दायर किया गया मुकदमा, जब लोन देने वाला मुकदमा करता है तो ये फाइल में दिखता है। सी, विलफुल डिफॉल्टर, जब बैंक आपको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में पाता है तो वो आपको इस कैटेगरी में डाल देता है। डी, मुकदमा दायर करना, जानबूझकर चूक, जब लोन देने वाला जानबूझकर डिफॉल्ट के लिए मुकदमा दायर करता है तो इसे क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाया जाता है। राइट ऑफ में डाली गई अमाउंट यानी प्रिंसिपल लोन देने वाली की दी गई प्रिंसिपल अमाउंट को दिखाता है। मिसाल के लिए अगर बची हुई अमाउंट 10 लाख रुपए है और सेटलमेंट 7 लाख रुपए के लिए किया गया है, तो फिर बैंक उस राशि को अलग कर देगा क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट राइट ऑफ अकाउंट में डाल दिया गया था। राइट ऑफ अकाउंट्स और सेटलमेंट, ये फाइल दिखाती है कि लोन देने वाले ने इंटरेस्ट रेट को कम करने की शर्तों को बढ़ाकर फिर से शुरू किया है। उन्होंने एक तय अमाउंट को राइट ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया है या फिर प्रिंसिपल से कम अमाउंट पर समझौता कर लिया है। रिपोर्ट में इसका जिक्र ए, स्ट्रक्चर्ड लोन, बी, रीस्ट्रक्चर्ड लोन, सी, रिटन ऑफ, डी, सेटल्ड, ई, पोस्ट सेटल्ड के तौर पर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। इडोवू कोइनिकन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम उन खास तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनके जरिए आप अपने सिबिल स्कोर के कम होने के बावजूद लोन ले सकते हैं। अगर आपको होम लोन, एजुकेशन लोन या दूसरी किस्म के लोन की जरूरत है तो हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं जिससे कि लोन मिल सके। सिबिल स्कोर कम होने पर भी आपके पास लोन लेने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ज्यादा है तो सभी बैंक और NBFC आपको लोन देने के लिए राजी हो जाएंगे, वो भी सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 से ऊपर है तो आपको बहुत जल्दी लोन मिल सकता है। यहाँ ROI थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सिबिल स्कोर 700 से 750 के बीच होने पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन तो मिल सकता है, लेकिन कुछ बैंक हो सकता है लोन ना भी दें। जब सिबिल स्कोर 700 से कम होता है तो ज्यादातर बैंक और NBFC लोन नहीं देते हैं। ये स्कोर तभी संभव है जब लोन या क्रेडिट कार्ड में कुछ डिफॉल्ट हो। अगर स्कोर 700 से कम है या आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है
तो कौन से तरीके मौजूद हैं और आपके पास क्या तरीके हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी के आधार पर लोन। मान लीजिए कि आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, या आपके पास सोना है, या LIC पॉलिसी है, या फिर आपके पास म्यूचुअल फंड या शेयर्स हैं, तो आप उस सिक्योरिटी के बेसिस पर भी लोन ले सकते हैं। सोना, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, जीवन बीमा पॉलिसी जिसकी सरेंडर वैल्यू हो, वेतन या चालू अकाउंट्स के एवज में ओवरड्राफ्ट। यहाँ इंटरेस्ट की रेट होम लोन से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अनसिक्योर्ड या पर्सनल लोन की तुलना में बहुत कम होती है। इस टाइप के लोन में आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया जाता है, लेकिन यह आपको बेहतर स्कोर बनाने में मदद करता है। नंबर 2, दोस्त और परिवार के सदस्य। दूसरा तरीका है अपने दोस्त और परिवार के सदस्य से लोन लेना। यहाँ आप उनके साथ लोन एग्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी नियम और शर्तें लागू की जा सकती हैं, जैसे महीने, 3 महीने या 1 बार वगैरह। रेट यहाँ बाजार में चल रहे रेट पर हो सकते हैं। करीबी होने की वजह से आप जल्दी राजी भी हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आप अपने करीबियों से लोन लेकर भी टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने माता पिता से 0% पर लोन ले रहे हैं, तो धारा 80C में आप होम लोन के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लिए आपको लोन एग्रीमेंट तैयार करना होगा। नंबर 3, प्राइवेट लेंडर्स। प्राइवेट लेंडर्स शहर और गांव में खूब लोकप्रिय हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। महीने के 2 से 3% इंटरेस्ट रेट पर सोना या दूसरी सिक्योरिटी गिरवी रखकर, संपत्ति को गिरवी रखकर। ये छोटे और कम वक्त वाले लोन के लिए होते हैं। लंबे वक्त या ज्यादा अमाउंट के लिए लोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि यहाँ रेट ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। इसलिए हमेशा कम अमाउंट और कम वक्त के लिए जाएं। नंबर 4, जीवन साथी या जॉइंट लोन के नाम पर लोन लें। आप अपने जीवन साथी के नाम पर लोन ले सकते हैं। आप एक जॉइंट लोन भी ले सकते हैं, जिसमें दोनों लोन लेने वालों के सिबिल को माना जाता है। ये सही इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने में मदद करेगा। आमतौर पर इसका इस्तेमाल होम लोन के लिए किया जाता है। नंबर 5, गारंटर या जमानत को साथ रखना। अगर आपकी कोई सिबिल हिस्ट्री नहीं है, या ये NA, NH या -1 है, तो ऐसे में आप एक गारंटर की मदद से लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल सही नहीं है, तो पर्सनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटर की मदद से भी लोन लिया जा सकता है। ये आमतौर पर पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन के मामले में स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 6, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कॉर्पोरेट लोन का टाई अप। कुछ बैंक कंपनी के एम्प्लॉयज को उनकी कंपनी के नाम पर भी लोन देती हैं। ऐसे मामलों में वो सिबिल स्कोर की पड़ताल नहीं करते हैं और कंपनियों के वैल्यू के आधार पर लोन दे देते हैं। ये लोन छोटी अमाउंट के लिए होते हैं और ये बड़े लोन में मदद नहीं करते हैं। अगर आपको 40,000 से 2 लाख की आवश्यकता है, तो बैंक आपको लोन दे सकता है। नंबर 7, P2P लोन। ये पीयर टू पीयर लोन है। ये पर्सनल लोन देने वालों का एक ऑर्गेनाइज्ड रूप है। इस कंपनी में एक व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है और इन्वेस्ट किया गया पैसा दूसरों को लोन के रूप में दिया जाता है। इसके बदले वो कमीशन लेते हैं और बाकी रकम लोन दे देते हैं। यहाँ इंटरेस्ट रेट 15 से 30% के बीच होता है, जो प्राइवेट लोन देने वालों से कम होता है। यहाँ लोन चुकाने का समय 6 महीने से 36 महीने के बीच होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल पर्सनल लोन के लिए किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन लोन देने से पहले सारे पहलुओं को देखती है। इनमें से ज्यादातर P2P लेंडिंग सिबिल स्कोर नहीं देखते हैं, और अगर कुछ देखते भी हैं तो स्कोर के ज्यादा होने पर जोर नहीं देते हैं। RBI ऐसे लोन पर नजर नहीं रखता है। क्रेडिट स्कोर पर भी इनका कोई असर नहीं पड़ता है। संदर्भ। दोस्तों, मैंने ये किताबें, वेबसाइट्स, YouTube वीडियोस, वीडियो कोर्स और कुछ किताबों से मदद लेकर लिखी हैं। उनमें से यहाँ कुछ के नाम हैं जिन्हें मैं पाठकों को पढ़ने की सलाह देना चाहूँगा। 1, transunionsibil.com, 2, sibil.com, 3, राजा नटराजन द्वारा वीडियो कोर्स, 4, एसेट योगी, 5, YouTube वीडियो, 6, forbes.com।